हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2। ठीक है, आपको बता दें एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे लेसन दूसरे में मिलेगा, और अगर आप देखते हैं अदर बुक में तो ये आपको मिलेगा चौथा लेसन। ठीक है, तो आपको बता दें लेसन का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है, तो आप लोग ये लेसन का दिक्कत न लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हेडिंग आपको सभी बुक में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं संधारित्र तथा परावैद्युत, इंग्लिश में कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहली हेडिंग जो इस चैप्टर की है चालक। ठीक है, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आपको बता दें 3 लेसन तक का न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल भी कराए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए चालक क्या होता है, तो याद रखिए चालक देखिए क्या होता है। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है, तो चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। चलिए आप लोग परिभाषा लिखिए। तो आप लोगों ने परिभाषा लिख लिया होगा। परिभाषा क्या लिखेंगे? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से, ठीक है, होता है। आप आसानी की जगह देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, सुगमता लिख सकते हैं। ठीक है, सुगमता लिख सकते हैं या सरलता लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे चालक बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे में अगर आप देखेंगे तो जैसे में आप लोग देखेंगे क्या कि आप लोग के घर में जिस भी चीज़ की तार लगी होती है, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं? चालक होते हैं। इसमें अगर हम बात कर लें जैसे कि लोहा, ठीक है, लोहा भी आपका क्या है? चालक है। ठीक, तांबा हो गया, ठीक, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए चांदी हो गया, ठीक है, और पारा हो गया। ये सभी क्या हैं? ये सभी चालक हैं। ठीक है, तो चालक की परिभाषा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, या तो आप बोल सकते हैं सुगमता या सरलता। इसकी जगह आप 3 शब्द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आपको पता चल गया लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, पारा आदि। ठीक है, ये सभी चालक होते हैं जिसमें आप लोग देखते हैं करंट बहती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बाद देखेंगे विद्युत रोधी, या तो कुचालक बोल सकते हैं, ठीक है, या तो अचालक। ठीक, तो हेडिंग आप लोग डालिए। तो देखिए आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे विद्युत रोधी। ठीक है, देखिए इसको कितने नाम से जानते हैं? विद्युत रोधी बोल सकते हैं, या अचालक बोल सकते हैं, या कुचालक बोल सकते हैं, या परावैद्युत। ठीक है, ये सभी एक ही होते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जैसे इसकी परिभाषा वैसे इसकी परिभाषा। ठीक है, इसमें देखिए चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। ठीक है, इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, या तो ये कह सकते हैं इसमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसकी भी परिभाषा आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं। देखिए कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग लिखिए इसकी परिभाषा। तो आप लोगों ने परिभाषा लिख लिया होगा। ठीक है, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, जैसे में अगर आप इसमें देखें, ठीक है, जैसे में अगर इसमें आप देखें तो जिसमें धारा नहीं बहती, ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है रबड़ हो गया, ठीक है, और रबड़ में धारा नहीं बहती है। ठीक है, कांच हो गया, शीशा, ठीक है, कांच में भी नहीं बहता है। उसके बाद सूखी लकड़ी, ठीक है, सूखी लकड़ी में भी धारा नहीं बहेगी।
कागज हो गया, ठीक है, कागज में भी धारा नहीं बहेगी। उसके बाद मोम हो गया आदि, ठीक है। ये सभी ऐसे चीज़ हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये चार चीज़ में से आप कोई एक चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा चालक क्या होता है और कुचालक, ठीक है। तो याद रखिए चालक क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं, और जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, कुचालक। अब देखिए इसके बाद इन्हीं दोनों से मिलकर एक बनता है अर्धचालक, ठीक है। दोनों से मिलकर क्या बनता है, अर्धचालक। तो अगली हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक, ठीक है। अगली हेडिंग आप लोग डालिए अर्धचालक। तो देखिए आप लोग हेडिंग डाल चुके होंगे अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, बात को समझिए। अर्ध से ही पता चल रहा है, अर्ध का मतलब होता है आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। चालक का मतलब चालक, ठीक है। तो मतलब जिसमें आधा चालक हो, ठीक है। आधा चालक का मतलब क्या, अगर इसमें देखिए धारा का प्रवाह होता है तो फिर इसका मतलब इसमें भी धारा का प्रवाह होना चाहिए, ठीक है। अर्ध से ही, इसके नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध का मतलब आधा, ठीक है। चालक का मतलब चालक, ठीक है। मतलब जो आधा चालक होगा, आधा चालक का मतलब उसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाह होगा, ठीक है। तो इसको आप समझिए, ये होता क्या है, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसकी चालकता, ठीक है, जिसकी चालकता चालक से थोड़ी कम, ठीक है, चालक से थोड़ी कम और विद्युत रोधी से अधिक होती है, ठीक है। तो वही क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। तो फिर से आप लोग समझिए, अर्ध का मतलब देखिए आधा, चालक का मतलब चालक, मतलब जिसकी चालकता चालक से क्या हो, आधी हो, ठीक है। चालक से आधी होगी तो भी बताइए उसमें धारक प्रवाह होगा। तो यहाँ पे अर्धचालक यही होता है, ठीक है। तो लिखिए अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए। तो दोस्तों आप लोग इसकी परिभाषा भी लिख चुके होंगे अर्धचालक की, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गए होगा। तो अब इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसके एग्जाम्पल में ज़्यादातर जो दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक जर्मेनियम होता है, एक जर्मेनियम होता है, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सिलिकॉन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिए अर्धचालक, ठीक है। तो देखिए आपने चालक पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, विद्युत रोधी, अचालक, कुचालक या परावैद्युत, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या पढ़ा, अर्धचालक। अब इसके बाद जो आप लोग पढ़ेंगे, यहीं से आप लोग का लेसन की स्टार्टिंग होती है। तो चलिए अब लेसन की शुरुआत यहाँ से हम लोग करते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक था, तो बेसिक भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। और आपको बता दें जो अगला चैप्टर है वो चालक के बारे में, तो चालक को आप लोग याद रखिए, इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे अर्धचालक, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अब लेसन को हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि इसमें अब अगली हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है, संधारित्र की धारिता से। तो चलिए अब अगली हेडिंग आप लोग देखिए। आप लोग हेडिंग डाल चुके होंगे। हेडिंग क्या डाले हैं, वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा परिभाषा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इट्स डिफिनेशन, ठीक है। देखिए अभिधारणा से ज़्यादा समझ में आएगा आपको कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट का मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये आया कैसे, ठीक है। तो इसकी पहले देखिए आपको दो परिभाषा बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका कंसेप्ट बताएंगे। तो चलिए देखिए वैद्युत धारिता का मतलब क्या है। तो याद रखिए धारिता का जो शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धारण करने की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे क्या, धारिता
का, ठीक है, धारिता का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, धारिता का शाब्दिक अर्थ है धारण करने की क्षमता। क्या चीज? धारण करने की क्षमता, ठीक है। तो देखिए धारिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? धारण करने की क्षमता। और वैद्युत धारिता का मतलब होगा आवेश धारण करने की क्षमता, ठीक है। तो याद रखिए इसका जो अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। अब चलिए देखिए इसकी हम लोग पहली परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। इसकी दो परिभाषाएं आपको बताएंगे, तो याद रखिए पहली परिभाषा, ठीक है। पहली परिभाषा में क्या लिखेंगे? किसी चालक द्वारा, ठीक है, किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। तो आप लोग लिखिए जल्दी से, क्या लिखेंगे? किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। आप लोग ये परिभाषा लिख लीजिए, किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। अब इसकी दूसरी परिभाषा जो लिखेंगे, दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे ये समझिए। देखिए अगर कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक है तो वो आवेश को कितना संग्रहित करता है, ठीक है। धारण की जगह हम केवल क्या लिख सकते हैं? संग्रहित, ठीक। तो हम लिखेंगे किसी चालक द्वारा, ठीक है, किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की माप को, ठीक है, आवेश को संग्रहित करने की माप को उस चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? चलिए लिखिए आप लोग। तो आप लोग दूसरी परिभाषा लिखिए, क्या लिखेंगे? किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहित करने की क्षमता की माप को उस चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे? किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहित करने की क्षमता की माप को उस चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। तो परिभाषा आप लोग जरूर याद रखिए, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका क्या है? अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका कुछ ऐसे है, आगे से समझिए आप लोग। देखिए अगर चालक है, ठीक है, चालक है, चालक पर आवेश की मात्रा को अगर हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, किसकी? अगर देखिए आवेश को हम, ठीक है, आवेश को अगर हम बढ़ाएंगे, आवेश की मात्रा को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, आवेश की मात्रा को बढ़ाते हैं तो विभव का मान भी बढ़ेगा, विभव भी क्या होगा? विभव भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम आवेश को बढ़ाते जाते हैं तो विभव का मान भी क्या होता है? बढ़ाता जाता है, ठीक है। जब विभव का मान भी बढ़ता जाएगा, जब विभव का मान भी बढ़ता जाएगा तो उसे हम कह सकते हैं कि जो आवेश क्यों होगा, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यों से। जो आवेश क्यों होगा वह विभव के अनुक्रमानुपाती होगा, विभव के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। और जब भी कभी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं एक नियतांक हमेशा लगाते हैं। तो यहाँ पे नियतांक क्या लगाएंगे? सी, ठीक है, नियतांक क्या लगाएंगे? सी। और यहाँ पे जो आएगा, ठीक, इसके नीचे जो आएगा सी बराबर, ठीक है, क्यू अपॉन वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी बराबर क्यू अपॉन वी, ठीक। तो यही देखिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ सी क्या है? सी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लिखेंगे जहाँ सी अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसे ही चालक की धारिता कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। और यह कैसी राशि है? तो याद रखिए अदिश राशि है, ठीक। तो आप लोग को कंसेप्ट समझ में आया कि अगर आवेश बढ़ाते जाते हैं तो विभव का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो अर्थात इसको हम कह सकते हैं जो आवेश होगा वह विभव के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं एक नियतांक लगाते हैं,
ठीक है। और यही सी बराबर हो जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा क्यू बाई वी। और सी क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे धारिता बोलते हैं। ठीक है, चालक की धारिता कहते हैं। तो चलिए आप लोग इसको भी थोड़ा सा यहाँ से कंसेप्ट इसका लिखिए। तो आप लोग कंसेप्ट यहाँ से लिखिएंगे। ठीक है, जब चालक पर आवेश की मात्रा को बढ़ाते हैं तो चालक के विभव में वृद्धि हो जाती है। इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद आगे क्या लिखना है ये आपको बता रहे हैं। तो देखिए, उससे स्पष्ट हो गया कि अगर चालक का हम आवेश बढ़ाते हैं तो विभव भी बढ़ता है। तो वहीं से स्पष्ट होता है कि चालक में विभव वृद्धि जो होगी डेल्टा वी और आवेश क्यू की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, क्यू अनुक्रमानुपाती वी, क्यू बराबर सी वी और सी बराबर क्यू बाई वी। ठीक है, जहाँ पे हम लिख लेंगे, जहाँ सी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, और यह कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट करिए। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे इसका मात्रक। ठीक है, हम क्या देखेंगे इसके आगे, इसका मात्रक। तो देखिए धारिता, धारिता का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा, सी बराबर क्यू बाई वी। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए क्यू क्या है, आवेश है। क्यू क्या है, आवेश है, दिया गया चालक को आवेश है। और वी क्या है, विभव है। वी क्या है, विभव। तो अगर इसका मात्रक ही हमें पढ़ना है, ठीक है, धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए इसे पॉइंट वाइज करके लिखते चलिएगा। धारिता का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो धारिता का मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, धारिता का मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि धारिता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूले से ही निकल के आ जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। और आपको इसमें सबसे ज़्यादा ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। इसके बाद देखिए आगे, अगर इसका हम बात करें तो ये एस आई मात्रक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एस आई मात्रक। क्या बोलेंगे, ये एस आई मात्रक। अब अगर इसका सी जी एस मात्रक देखें, ठीक है, क्या चीज़, सी जी एस मात्रक। सी जी एस अगर मात्रक देखेंगे, स्टेट कूलाम। ठीक है, स्टेट फैराड। क्या होगा, स्टेट फैराड। तो इसका सी जी एस मात्रक क्या होगा, स्टेट फैराड होगा। और एक फैराड बराबर जो होता है, ठीक है, एक फैराड बराबर जो होगा ये होगा 9 गुणे 10 की घात 11। क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 11 स्टेट फैराड। ठीक है, स्टेट फैराड। तो याद रखिए जो फैराड मात्रक होता है यह धारिता का बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, यह धारिता का क्या होता है, बड़ा मात्रक होता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि धारिता का एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं। तो याद रखिए फॉर्मूले से एसआई मात्रक निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एसआई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होता है। अब देखिए सीजीएस मात्रक स्टेट फैराड। अब जैसे एक फैराड बराबर कितना स्टेट फैराड, तो ये याद रखिए 9 गुणे 10 की घात 11 फैराड। ठीक है, तो ये इसका मात्रक था। अब इसके मात्रक के बाद हम लोग निकाल लेते हैं इसकी वीमा। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, इसकी वीमा। तो आप लोग ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा मात्रक। ठीक है, मात्रक के नीचे आप लोग ये बात लिख लीजिए। अब चलिए हेडिंग डालेंगे इसकी वीमा। ठीक है, वीमा इसकी कैसे निकालते हैं ये आप लोग समझिए। क्या चीज़, वीमा। तो देखिए वीमा कैसे निकालते हैं, तो यही फॉर्मूला सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी। सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी। और आप लोग पढ़ चुके हैं क्यू क्या है, आवेश है। क्यू क्या है, आवेश है। और आवेश की वीमा आप लोग पढ़े हैं एटी होती है। आवेश की वीमा क्या होती है, एटी होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग पहला लेसन पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए वी क्या है, विभव है। वी क्या है, विभव।
विभव की विमा आप लोग को बताई गई थी, ठीक है। विभव की विमा क्या होती है तो ये आप लोग को बहुत पहले ही बताई जा चुकी है। तो देखिए विभव की विमा जो होती है mL2T⁻³ A⁻1, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं आता विभव की विमा तो तीसरा लेसन की पहली वीडियो में आप लोग को विभव और वैद्युत विभवांतर पढ़ाया गया, जिसमें आपको अच्छे से ये बताया गया कि कैसे विमा आती है, ठीक है। तो यही विमा हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सी की विमा, या तो लिख सकते हैं धारिता की विमा बराबर, ठीक, आवेश की विमा, आवेश की विमा बटे क्या, विभव की विमा, विभव की विमा, या तो विमेय सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आवेश की विमा क्या होती है AT, आवेश की विमा क्या होगी AT, और विभव की विमा क्या होगी mL2T⁻³ A⁻1, ठीक है। अब अगर देखिए ये ऊपर जाता है तो ये AT वैसे ही रखिए, ठीक है। अब ऊपर गया तो m⁻⁻ में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से अगर नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे l की पावर प्लस में है तो यहाँ ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। t की पावर माइनस में तो ऊपर जाएगा प्लस में, ठीक। उसके बाद ये भी माइनस में तो ये भी प्लस में, ठीक है। अब देखिए इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले m लिखा जाता है तो m की पावर -1, फिर l देखिए केवल यहाँ पे 2 तो यहाँ पे l की पावर -2, उसके बाद देखिए t यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये मिलकर क्या हो जाएगा t की घात 4, क्या हो जाएगा t की घात 4, और यहाँ पे देखिए एक ये एक और एक ये, तो ये a की पावर 2, ठीक है। तो इसकी विमा क्या आ गई m की पावर -1, t की पावर m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2। तो इसका विमेय सूत्र यही होता है, ठीक है। तो c की विमा यही होती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग हेडिंग देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप एक बार बैक करके ज़रूर देख लीजिए। और जैसे विमा की बात करें, अगर ये आपको कम समझ में आए तो आप लोग तीसरे लेसन की पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब इसके आगे की हेडिंग देखते हैं। अब इसी में आप एक नोट समझ लीजिए, ठीक है। नोट पॉइंट आपको क्या समझना है, ये बात को समझिए आप लोग, ठीक है। जो यहाँ पे फैराड आया, ठीक है, धारिता, ठीक है। धारिता का मात्रक क्या होता है फैराड, धारिता का मात्रक अभी आपने क्या पढ़ा फैराड, ठीक है। धारिता का मात्रक क्या होता है फैराड होता है। तो आप लोग याद रखिए धारिता का मात्रक फैराड होता है, ठीक है। क्या होता है फैराड होता है। अब आप लोग बात को समझिएगा क्या होता है फैराड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग ये समझिए जो फैराड होता है ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है बड़ा मात्रक। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि धारिता का बड़ा मात्रक क्या होता है फैराड होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये समझ लिए। दूसरा अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है, धारिता की निर्भरता, ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे धारिता की निर्भरता। हेडिंग जो हम लोग डालेंगे धारिता की निर्भरता। अब देखिए धारिता की निर्भरता आप लोग समझिए। देखिए धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का क्या मतलब होता है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। अब आप लोग खुद बता सकते हैं किसी चीज़ पर, ठीक है, किसी चीज़ पर अगर कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रखना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए धारिता को धारण करने की, अगर मान लीजिए आप एक बर्तन ले लेते हैं, ठीक है, एक कोई बर्तन ले लिए, इसमें आपको पानी भरना है, ठीक है, इसमें क्या भरना है पानी। अब ये बताइए अगर ये बर्तन जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा इसमें पानी आएगा, ठीक है, और ये जितना छोटा होगा उतना कम पानी आएगा।
तो इसमें याद रखिए जो इसकी पहली निर्भरता है, ठीक है, ये 3 प्रकार से, ये 3 बातों पर निर्भर करेगी। कितने बातों पर? 3 बातों पर, ठीक है। इसमें अगर हम पहले पॉइंट की बात कर लें तो ये किस पर निर्भर करेगा? तो याद रखिए ये चालक के आकार पर निर्भर करेगा। किस पर? चालक के आकार पर, चालक के आकार पर, ठीक है। तो धारिता 3 बातों पर निर्भर करेगी। पहला, चालक के आकार पर। अब जैसे ये बर्तन जितना छोटा उसमें उतना ही कम पानी, अब इसको जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही अधिक। वैसे चालक का आकार जितना छोटा होगा उस पर उतनी कम धारिता होगी, और जितना ही बड़ा होगा उस पर उतनी अधिक धारिता होगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप लोग समझिए। पहला तो चालक के आकार पर, दूसरा समीपवर्ती माध्यम, ठीक है। क्या चीज़? समीपवर्ती माध्यम पर। किस पर? समीपवर्ती माध्यम पर। अब पता चला जैसे कि अब ये किसी चीज़ का बर्तन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कह दें कि धूप बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है, धूप क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो ये बताइए इस बर्तन का पानी जल्दी से उड़ जाएगा भाप बनकर, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे पानी कम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहीं पे अगर बारिश होने लगेगी तो ये पानी और भरता जाएगा, ये जल्दी सूखेगा ही नहीं। तो याद रखिए समीपवर्ती माध्यम पर भी धारिता का मान निर्भर करता है, ठीक। तीसरा जो होगा चालक के समीप क्या रखा है, ठीक है। चालक के समीप, ठीक है, चालक के समीप अन्य पदार्थ की उपस्थिति पर, अन्य पदार्थ की उपस्थिति पर, ठीक है। तो याद रखिए 3 पॉइंट, ठीक है। चालक की धारिता जो निर्भर करेगी किस पर? चालक के आकार पर, समीपवर्ती माध्यम पर, और चालक के समीप अन्य पदार्थ की उपस्थिति पर, ठीक है। तो ये हेडिंग थी। उसके बाद अब इसके आगे की हेडिंग हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की हेडिंग अब अगली वीडियो में आपको बताई जाएगी। और हाँ, आप लोग को अच्छे से समझना है तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पढ़ाई जो होती है पीछे की चीज़ें याद होती है तो आगे उसी से संबंधित होता है। क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आगे? डेरिवेशन। और डेरिवेशन में अभी आपको बता दें, अगर मान लीजिए जैसे c बराबर आपको क्यू बाई वी नहीं पता, ठीक है, तो अभी आप लोग को आगे डेरिवेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग पीछे वाली चीज़ों को ज़रूर पढ़ के आइएगा ताकि आपको अच्छे से आगे की चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलेंगे आपसे इसके आगे के टॉपिक में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।